ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ Instagram ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ स्टूडेंट वीज़ा ले सकता है? देखिए सर, कुलदीप जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे नॉर्थ इंडिया की मार्केट में ये है कि स्टूडेंट अवेयर नहीं है, पहली बात। और सेकंडली मार्केट में कुछ ऐसे कलाकार बैठे हैं, कंसल्टेंट ऐसे बगड़ बिल्ले बैठे हैं जो मतलब स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेल रहे हैं। तो मतलब आज की डेट में आपको हर एक नुक्कड़ पे आपको एक कंसल्टेंट मिल जाएगा, एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, IELTS में स्टडी वीज़ा लेते हैं जी। लेकिन पर्टिकुलर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स ने भी कुछ ऐसे मतलब वो नहीं रख रखा कि भाई आप किसी के आप करियर काउंसलर हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हों जिससे कि भाई आप स्टूडेंट्स को करियर गाइड अच्छी तरह से दे सकें। हर एक जिसको मतलब कुछ काम नहीं आता वो स्टडी वीज़ा का बोर्ड लगा के बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जब इस फील्ड में अच्छे कंसल्टेंट जब नहीं बैठते और जो दूसरे टाइप के बैठे हैं जो सिर्फ मनी मेकिंग है, जो बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो अच्छे कंसल्टेंट भी मार्केट में बैठे हैं उनकी भी रेपुटेशन डाउन होती है। जब एक बच्चे का करियर स्पॉइल होता है तो मतलब जब वीज़ा नहीं आता या उसके साथ चीटिंग होती है, फ्रॉडबाजी होती है, तब मार्केट में सिर्फ ये निकलता है कि भी मेरा कंसल्टेंट ने या एजेंट ने वीज़ा रिजेक्ट करा दिया और मेरे इतने पैसे मार लिए। तो उससे क्या होता है कि उनको मतलब जो पब्लिकली जो मैसेज आता है, जो पब्लिक में मैसेज आता है, वो ये जाता है कि ये फील्ड ही खराब है, ये फील्ड ही बहुत बढ़िया, सारे एजेंट मारे हैं, सारे कबूतरबाज हैं, बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हैं। उससे होता क्या है कि फिर जो अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं को भी डाउट के घेरे में रखा जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो सेकंड समस्या ये है कि स्टूडेंट खुद अवेयर नहीं है। स्टूडेंट्स को यही डिफरेंस नहीं पता कि भाई कंसल्टेंट जेन्युइन कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप एक कंसल्टेंट को फाइंड आउट कर सको कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। आज की डेट में देखिए ये बिजनेस हो गया, कहीं ना कहीं शो का बिजनेस हो चुका है, मनी का पैसे का बिजनेस है, ठीक है। तो आउट इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब एक स्टूडेंट किसी ऑफिस में जाता है तो वो उस ऑफिस की चकाचौंध को देख के, उसके इंफ्रा को देख के, बढ़िया बढ़िया स्मार्ट सी लड़कियां बैठी हों, उन सब चीज़ों को देख के ये सोचता है बस यही मेरी डेस्टिनेशन है, यही बंदा मेरा वीज़ा लगवाएगा। जो नेचुरल चीज़ें जो देखने की हैं, जो एक्चुअल चीज़ें देखने की हैं, वो स्टूडेंट देखता ही नहीं कि उस कंसल्टेंट को नॉलेज कितना है, कितने टाइम से ये काम कर रहा है, इसके डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं है, या इसने पीछे कितने बच्चों के वीज़ा लगवाए हैं, या जब मैं इससे बात करने के बाद, ठीक है, ये नहीं फाइंड आउट कर पाता कि रियली में जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि जब बच्चे को ही नॉलेज नहीं है, बच्चे को ये नहीं पता ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर्टिकुलर कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा वो कोर्स दे रही है, किस टाइप के कोर्स कंटेंट्स हैं, एप्लीकेशन फीस लगेगी या नहीं लगेगी, फंडिंग कितनी दिखानी है, किस टाइप की फंडिंग दिखानी है, रिलेवेंट कोर्स का मतलब क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब स्टूडेंट ही रिसर्च नहीं करता इन चीज़ों पे तो एक्चुअल चीज़ें निकल के आती है कि अगले कंसल्टेंट ने जो बता दिया वो स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि स्टूडेंट को लगता है सब कुछ यही है। तो उसमें जो एंड में सिचुएशन निकल के आती है कि जब बच्चे ने रिसर्च नहीं कर रखे तो वो सिर्फ एंड सिर्फ इस चकाचौंध को देख के इनरोल हो जाता है, और फिर चलता है बच्चे की जो फाइल है वो इधर से उधर भटकनी शुरू होती है। वो कंसल्टेंट पकड़ के तीसरे को दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। इस तरीके से एक कंसल्टेंट और एक स्टूडेंट और एम्बेसी के बीच में जब 4-5 कंसल्टेंट आ जाते हैं तो जब वहां से जो कॉलेज से या एम्बेसी से जो चीजें निकलती हैं बच्चे तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो चुकी होती हैं। क्योंकि जितने बंदे बीच में आएंगे सबकी अपनी पत्ती है, सब आप अपने तरीके से हैंडल करेंगे। कोई सिंसियर बैठा है बीच में, कोई सिंसियर नहीं है, कोई कबूतरबाज बैठा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे पे इस चीज का वेटेज पड़ता है, बच्चे का करियर स्पॉइल होता है, फिर ये इंडस्ट्री स्पॉइल होती है। दैट इज द ओनली वन रीजन जिस कारण से इस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं नाम खराब हुआ है। जी।
ਸੋ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ योर कंसल्टेंट क्वालिफाइड, की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक कंसल्टेंट? देखिए सर, जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की, अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला कि अभी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन से भी कहीं ये नहीं पता लगता कि बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है। वो तो चलो इस चीज़ का है कि भाई कल ना बंदा कोई फ्रॉड करता है तो एम्बेसी उसको गवर्नमेंट को पता है कि वो बंदा बैठा है। हरियाणा में तो अभी ऐसा कोई रूल भी नहीं आया है, तो हर एक बंदा खोल लेता है। लेकिन स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है, उसको कंसल्टेंट की हिस्ट्री देखनी होगी जी। कौन सा ऐसा तो नहीं, क्योंकि इस मार्केट में कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी बैठे हैं, बैठे तो मार्केट में हैं, बैठे तो मार्केट में हैं। मार्केट में मीन्स लाइक आज वो अंबाला में बैठे हैं, कल वो चंडीगढ़ बैठ गए, परसों वो कुरुक्षेत्र बैठ गए, फिर वहां से वाइंड अप करके जलंधर चले गए, जलंधर से वाइंड अप किया तो वो अमृतसर चले गए, अमृतसर से वाइंड अप किया तो वो किसी और सेंटर में जाके बैठ गए। तो है तो इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने नाम बदल लिए, ऑफिस चेंज कर लिए, तो सबसे पहले स्टाफ बदल, वो स्टाफ तो ऑटोमेटिक चेंज होगा जब वाइंड अप होगा। तो इस इंडस्ट्री में कुछ लोग सिर्फ एंड सिर्फ इस तरह से आते हैं, जब कोई कंट्री चलती है, जैसे यूके चला जब लोग आगे, एसवीपी चला ऑस्ट्रेलिया का तब आगे, ठीक है, कुछ पैसा कमाया इधर उधर से किया, फिर अपना अंडरग्राउंड हो गए। तो जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, उसी हिसाब से इस फील्ड में कंसल्टेंट निकलते हैं। जब काम बंद हो जाता है या फ्रॉडबाजी करते हैं तो फिर बिल में घुस जाते हैं जी। तो सॉरी दोस्तों, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिसके कारण से ये इंडस्ट्री एक ऐसी स्टेज पे जा रही है जिससे कहीं ना कहीं ये मतलब एक डेंजर जोन आ चुकी है जी। क्योंकि स्टूडेंट्स ने आज की डेट में कंसल्टेंट पे फेथ करना छोड़ दिया है। रीजन बिहाइंड दिस, कुछ लोग रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहली चीज जो स्टूडेंट्स को देखनी होगी वो देखना है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से जहां बैठा है, क्या सेम नेम से बैठा है या नहीं बैठा। पहली बात, ऐसा तो नहीं कि नाम चेंज कर करके बैठ रहा है। दूसरी चीज देखनी है कि उस बंदे को और उसकी काउंसलर्स को, उसकी जो टीम है उसको नॉलेज है या नहीं है। तीसरा, इस ऑफिस से कितने बच्चों के वीजे लगे हैं, और वीजे लगने का मतलब ये नहीं वीजे 100 डाल दिए यूट्यूब पे, बट रिजेक्शंस कितने आए हैं वो भी स्टूडेंट्स को जानना होगा। कि ऐसा तो नहीं कि 1000 केस लगा दिया, 1000 में से 100 वीजे आ गए तो 10% रिजल्ट हुआ जी। तो ये चीजें देखनी जरूरी है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। ऐसा तो नहीं हर एक स्टूडेंट्स को यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी ये चीजें जरूरी है। अगली बात, बच्चे को अगला पर्टिकुलर जिस भी कंट्री में जाना है, जिस भी कॉलेज में जाना है, घर से उसका थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए। कुलदीप जी, यहाँ समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चे को 2 से 3 महीने आइल्स करने में लगते हैं। उस 3 महीने में बच्चा सिर्फ आइल्स करता, कुछ और नहीं करता। उसके बावजूद भी, और बच्चे को ये टारगेट सेट होता है जब वो घर से चलता है, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में आता है आइल्स करने के लिए, 2-3 महीने लगते हैं। और मीन टाइम पूरी फैमिली में, पड़ोसियों में, घर में, कुनबे में एक सरसराहट स्टार्ट हो जाती है कि फलाना दीपू, सरबजीत, अनीता, जो भी बच्चे का नाम है XYZ, वो आइल्स करने जा रहा है, वो बाहर जाने की सोच रहा है या बाहर जाने की सोच उसने प्लानिंग कर ली है। और उसने कहीं ना कहीं वो टारगेट भी सेट हो चुका है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने न्यूजीलैंड जाना है, या मैंने USA जाना है, मैंने यूरोप जाना है। इसके बावजूद भी उसका टारगेट सेट होता है कि मैंने कहाँ जाना है, उसके बावजूद भी वो बच्चा रिसर्च नहीं करता। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बच्चे ने अगर रिसर्च किया है, फिर वो अगर किसी ऑफिस में जाता है तो बच्चे को पता लग जाएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बच्चे को रिसर्च करना यहाँ जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो देखने वाली बात है वो ये है कि बच्चा जो कंसल्टेंट से बात कर रहा है, वो कंसल्टेंट मनी की बात तो नहीं कर रहा। मनी का मतलब पैकेज की बात तो नहीं कर रहा जी, हम तो 20 लाख ले लेंगे, हम 15 लाख रुपए ले लेंगे, इसमें सब कुछ दे देंगे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, पैसा आपका ही है, काम अगर जो पैकेज नहीं कर रहा उसने भी वही करना है, जो पैकेज कर रहा है उसने भी वही करना है। लेकिन पैकेज वाला क्या है कि वो आपके पैसे ज़्यादा खा लेगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी जरूरी है कि वो एडवांस तो नहीं मांग रहा है, पैकेज में तो बात नहीं कर रहा है, पैकेज में बात कर रहा है तो उसमें वो कितना प्रॉफिट खा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर पता हो आपको, और आपने कोर्स सर्च कर रखा हो, रिलेवेंसी कौन से कोर्स में आपकी बनती है, फंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो, तो कोई भी कंसल्टेंट आपको चीट नहीं कर सकता। कुलदीप सर, एक सबसे बड़ी बात और जी, कई बच्चों के पास पैसे होते हैं जी पुराने, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी गुमराह कर दिया जाता है, और जी ये पैसे तो चलेंगे नहीं, हम अपने तरीके से दिखाएंगे वो पैसे चलेंगे। अब बच्चा फिर परेशान, फिर हैरान कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो पैसे ले लिए जाते हैं 4% 5%। तो इस तरह से ये फील्ड टोटली करप्ट हो चुकी है ड्यू टू द इस टाइप के एजेंट्स के कारण, कंसल्टेंट्स के कारण।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी रिसर्च अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री भी सेव होगी, आपका करियर भी सेव होगा। ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ एलिजिबल तो नहीं एलिजिबल। कुलदीप जी, मेरे पेरेंट्स ने बड़े बूढ़े सब एक ही चीज़ बता के जाते हैं, और आपने भी सुना होगा कि खुद मरे सौरग मिलता है जी। खुद मरे सौरग का मतलब ये है कि भाई अगर एक बच्चा जब कोई आदमी मरेगा नहीं, उसको थोड़ी पता लगेगा सौरग और नरक कहाँ है। उसी हिसाब से जब तक आप अपने करियर के साथ ऐसे ही खेलते रहोगे, आपको जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपके साथ चीटिंग होती रहेगी। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि भाई किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा कंसल्टेंट आपको हायर करना चाहिए। खुद मरे सौरग का यहाँ मतलब है खुद आपको रिसर्च करने पड़ेंगे। अगर आप रिसर्च करोगे तो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, करियर आपका बन जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिक्वायरमेंट्स की ने अज आस्ट्रेलिया जो एक स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, की रिक्वायरमेंट्स ने, चाहे वो अकेडमिक ने चाहे फाइनेंशियली? जी देखिए, यहाँ पे तीन टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। एक तो 12th पास बच्चा आएगा, या फिर बैचलर करके आएगा, या मास्टर्स करके आएगा। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, लाइक 12th पास कर रखी है, तो वो जाते हैं डिप्लोमा में, एडवांस डिप्लोमा में, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में, या डायरेक्ट बैचलर में। तो यहाँ इस टाइम पे जो इस टाइम का प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप कोशिश करो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाने में, या फिर डायरेक्ट बैचलर्स जाने में। एडवांस डिप्लोमा में आपने जाना है तो सिर्फ एंड सिर्फ स्पेशलाइज कोर्स में जाओ। सिंपल बिजनेस में वीज़ा के चांसेस कम है, सिंपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट में वीज़ा के चांसेस कम है। स्पेशलाइज जैसे आप कोई नेटवर्किंग का कोर्स ले लिया, स्पेशलाइज जैसे आपने बिजनेस मैनेजमेंट की बजाय अकाउंटिंग का कोर्स ले लिया, स्पेशलाइजिंग लाइक आपने कोई जैसे स्किल टेक कॉलेज है, बहुत अच्छे कोर्स कराता है, इंजीनियरिंग के कोर्स करा रहा है, वो ले लिया। मीन्स एडवांस डिप्लोमा आप कर रहे हो तो स्पेशलाइज कोर्स करो, या फिर नर्सिंग का कोर्स हो गया, हेल्थ साइंस का हो गया, इस टाइप से स्पेशलाइज कोर्स करो, या डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जाओ। फिर भी मेरी वेटेज इस चीज़ के लिए रहेगी आज की डेट में कि आप डायरेक्ट बैचलर्स में जितना ज़्यादा जाओगे उतना बेटर है। सेकेंडली, एंट्री क्राइटेरिया की बात करें, एंट्री क्राइटेरिया की, तो अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो और पंजाब बोर्ड से हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपके 5.5 बैंड है तो वीज़ा चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आपके 6 बैंड है और डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहे हो तो वीज़ा चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। पूरे मीन्स लाइक चांसेस पूरे हैं कि भी आपका वीज़ा आ सकता है। अगर आप स्टेट बोर्ड की बजाय किसी और स्टेट बोर्ड से हो, हरियाणा पंजाब को छोड़कर, लाइक आप हिमाचल हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, तो वहां फिर भी आज की डेट में 5.5 बैंड पे भी गुंजाइश है। जैसे अभी एक रिसेंट में हमारे 5.5 बैंड पे बच्चे का एडवांस डिप्लोमा में वीजा आया है। सेकेंडली परसेंटेज की बात आती है। आइल्स की मैं बता रहा हूं कि आप 6 बैंड लेने की कोशिश करो, हरियाणा और पंजाब। और परसेंटेज की बात करें तो जैसे कल मैं टेप क्वींसलैंड को पढ़ा था, टेप क्वींसलैंड अगर स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो वो बोलते हैं जी पहली बात तो मेजर 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। मेजर 4 सब्जेक्ट्स का मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, अगर कॉमर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे इंग्लिश हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका क्या नाम है बिजनेस स्टडीज हो गया। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो बोलते हैं इंग्लिश में 65 हो और जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स बच गए उसमें 60 ईच हो। तो इस तरह की प्रोफाइल के वीजे आते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो वो मांग रहे हैं आज की डेट में 60%, 58, 59 पे भी वीज़ा देखे हैं, और आइल्स में स्कोर 5.5 बैंड है तब भी आप फाइल लगा सकते हो। फिर भी अगर आपको वेटेज हाई रखनी है, वीज़ा चांसेस हाई रखने हैं, तो कोशिश करो 6 बैंड लेने के लिए। अगर आप बैचलर हैं तो आप मास्टर्स में जा सकते हैं। मास्टर्स की रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड नो लेस देन 6 की है, लेकिन अगर आपके 6 बैंड भी है तो विद एलिकोस आप जा सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 1-2 जो 6 ईच पे भी मास्टर्स दे रही हैं। अगर आपने मास्टर्स कर रखी इंडिया में तो मास्टर बाय रिसर्च के लिए जा सकते हो, या अगेन मास्टर्स कर सकते हो जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बच्चा जा सकता है जी। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ? ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਡਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, परसेंटेज भी ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, फिर भी रिजेक्शन आ जाती है। सो तुसी की देखते हो किस तरह की प्रोफाइल ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ किस तरह की प्रोफाइल रिजेक्ट होती है? देखिए यहाँ पे एम्बेसी एक जीटी का क्राइटेरिया है जो फॉलो करती है, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, जिसमें सबसे पहले एम्बेसी देखती है बच्चे के एकेडमिक शुड बी सॉलिड, क्योंकि एम्बेसी कहीं ना कहीं माइंड सेटअप कर रखी है हरियाणा पंजाब से 58, 59, 60% से बिलो है, इट मीन्स बच्चा ठीक नहीं है और 5.5 बैंड है, रिजेक्शन दे दो, विदाउट इंटरव्यू रिजेक्शन दे देते हैं, जो अभी का सिनेरियो है। प्रीवियसली ऐसे बच्चों के वीजा भी आए हैं। बिल्कुल। तो आज की डेट में जीटी में पहली बात तो आपकी एकेडमिक शुड बी सॉलिड। अगर हरियाणा पंजाब बोर्ड से हैं तो कोशिश करो 60-65% मार्क्स रखो, और मेजर 4 सब्जेक्ट में 60 एंड अबव होने चाहिए।
इसके अलावा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो कोशिश करो 60%, अदर्स बोर्ड हैं तो 59% का भी वीज़ा आया, लेकिन फिर भी रिकमेंड हम यही करेंगे कि 60% आप लो। तो जो स्टूडेंट 12 कर रहे हैं उनके लिए एक ये अच्छा मैसेज है, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो कोशिश करो कम से कम 60, 65, 70 और 75 मार्क्स लेने, मैक्सिमम 70 प्लस आप लेके जाओ। अगर आप रिसेंट पास आउट हो, 2016 पास आउट ले, अगर आपकी परसेंटेज 50 और 55 अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सोच रहे हो तो प्लीज़ अपने इंप्रूवमेंट भर लो। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आपने जाना ऑस्ट्रेलिया, रिफ्यूजल आएगी, कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा आप अपना दोबारा इंप्रूवमेंट कर लो। दूसरी बात, एकेडमिक के अलावा वो देखते हैं कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो बच्चे ने उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी की हो, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। और रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि कुलदीप जी, अगर एक बच्चे ने सपोज करो बीकॉम कर ली, बीकॉम करने के बाद वो किसी होटल्स में जॉब कर रहा है, ठीक है, होटल में वैसे तो बीकॉम के बाद वो मास्टर्स के लिए जा सकता है, एमबीए और मास्टर इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, लेकिन बीच में अगर उसका वर्क एक्सपीरियंस चेंज हो गया हो, सपोज करो किसी चीज में, जैसे उसका आप लगा लो होटल मैनेजमेंट में है, होटल इंडस्ट्री में वो जॉब कर रहा है, तो वो मतलब जो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड फर्दर जाए तो ज्यादा बेटर है। एक बच्चे ने जैसे बीटेक कर रखी है, बीटेक करके और बीटेक फील्ड में जॉब न करके और वो क्या नाम है एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब कर रहा है, तो वो एमबीए जैसे कोर्स में भी जा सकता है। तो एजुकेशन के बाद अगर एजुकेशन जो है उससे आगे रिलेवेंट कोर्स की बात करें, अगर रिसेंट पास आउट है और कोई गैप एक्टिविटी नहीं है तो बच्चा जो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड फर्दर चला जाए। या जिस बच्चे ने गैप आ गया, गैप में जॉब की है, जॉब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो जॉब की है, जिस फील्ड में जॉब की है उससे रिलेटेड फील्ड में आगे मास्टर्स करे, तो एम्बेसी को बच्चा सेटिस्फाई कर पाएगा कि मैंने ये एजुकेशन ली, एजुकेशन चलो मेरी दूसरी फील्ड में है, उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस मेरा दूसरी फील्ड में आ गया, लेकिन जो वर्क एक्सपीरियंस मेरा है, इस वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रही है, इसलिए मैं सेम फील्ड में आगे जैसे मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आगे मास्टर्स करना चाहता हूँ ताकि मैं इंडियन मार्केट को कम्पीट कर सकूँ। तो इस तरह से जो गैप नहीं होना चाहिए, गैप है तो उसमें रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फर्दर आप मास्टर्स करने जा सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है गैप के अलावा आपका आइल्स दोस्तों आज की डेट में वैसे तो 5.5 बैंड पे भी आप फुलफिल करते हो रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर भी एम्बेसी ने कहीं ना कहीं एक पैरामीटर या अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट है खासकर हरियाणा और पंजाब के, वो 5.5 बैंड वाले बच्चे अच्छे बच्चे नहीं है एज पर द एम्बेसी जी। तो वो सोचते हैं कि इन बच्चे ने जाके वहाँ पे अप टू लेवल नहीं है 5.5 बैंड पे और ये बच्चे वहाँ जाके पढ़ते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आज की डेट में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई रखने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 बैंड वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं जी। लेकिन 5.5 बैंड पे भी बच्चों के वीजे आते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। आप कोशिश करो आप अगर हरियाणा बोर्ड पंजाब बोर्ड से हैं तो कोशिश करो 6 बैंड लाने की, और 6 बैंड के बिहार पे आ गया बैचलर्स के लिए आप फाइल डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका जीटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास फंडिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स की यहाँ प्रॉब्लम है कि बच्चे आयल्स तो कर रहे हैं, 3 महीने लगने भी हैं, लेकिन वो फंडिंग अपनी नहीं रखते। वो जो स्टूडेंट है वो अपने एजेंट्स पे निर्भर है कि जी मैं अपने एजेंट्स को 5% दे दूंगा, 6% दे दूंगा, वो मेरे फंड कर देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो दिन लग चुके हैं, आपकी एक्चुअल फंडिंग होगी तब भी कुछ होगा। कोशिश करो, आपके पास पूरा टाइम है, आप आयल्स कर रहे हो या आयल्स कर चुके हो तो 3 महीने पुराने फंड्स ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में मांग रहा है, तो जितनी कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके अपने पास पैसे हों। तो 22 से 23 लाख के फंड सर एक बच्चे को दिखाने हैं, एक ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर दिखाना होता है। तो फंडिंग भी यहाँ मैटर करती है कि बच्चे के पास पुराने पैसे हैं या नहीं है। तो सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इन मीन टाइम अपने पैसे पुराने कर लो, किसी कंसल्टेंट एजेंट पे या रिश्तेदार पर निर्भर मत रहो, अपने अकाउंट में डालो ताकि आपका वीजा आ सके जी। इसके अलावा नेक्स्ट आती है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का आज की डेट में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पे एनुअल इनकम से बताना चाहूंगा मतलब क्या, जैसे आज की डेट में रिसेंट जो टॉपिक उठा हुआ है मोदी जी का जी, ठीक है, नोटबंदी का, वो किस लिए उठा है? हमारे पूरे इंडिया में 125 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं और उसमें से कुछ लोग टैक्स देते हैं। टैक्स देने का मतलब ये है, मोदी जी बोलते हैं कि जो आपके पास आप जो भी आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो या क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें जो आप कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स दो। टैक्स देने का मतलब यहाँ पे बच्चे को या बच्चे जो भी स्पॉन्सर करें, जो पेरेंट्स हो गए, उनको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है जी। बड़ी प्रॉब्लम है जो देखी गई है, मोदी जी ने इसी कारण से कहीं ना कहीं ये नोटबंदी भी की है। तो ये टोटली कोरिलेट है। सिर्फ कुछ हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो ये पब्लिक है इस इंडिया की 125 करोड़ 135 करोड़, उसका कुछ हिस्सा सिर्फ टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि वो लोग
काले धन को प्रमोट कर रहे हैं, इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ लिया, पैसे एम्बेसी उसमें अपने बच्चे ने अकाउंट में डाल दिए, और कमा भी रहे हो, अच्छा कमा भी रहे हो, उसके बावजूद भी टैक्स नहीं देते। तो एनुअल इनकम का मतलब यह है, एम्बेसी ये देखना चाह रही है कि भाई तू पढ़ने जा रहा है, तेरी 3 साल की या 4 साल की बैचलर्स है या मास्टर्स 2 ईयर की है, फर्स्ट ईयर का खर्चा तेरा 20-22 लाख रुपये, तो नेक्स्ट ईयर का भी वही आना है, और अगर आपकी बैचलर्स है 3rd ईयर का भी यही आना है, 4th ईयर का भी यही खर्चा आना है। 20-22 लाख तो आपने दिखा दिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या आप कैसे करोगे? तो वो देखा जाता है जो बच्चे को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एनुअल इनकम के हिसाब से क्या वो एनफ मनी कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, वो कैसे पता लगेगी? जो बंदा बिजनेस करता है उसकी आईटीआर होनी चाहिए, जो जॉब करता है तो उसका फॉर्म 16 या आईटीआर होनी चाहिए, रेंटल इनकम आ रही है तो आईटीआर होनी चाहिए। तो वो लोग भरते नहीं है, वो भरते नहीं है। तो जब आईटीआर ही नहीं होंगी तो एम्बेसी सोचती है कि ये तो फाइनेंशियल साउंड है ही नहीं, इट मींस ये पैसा जुगाड़ का है, और अगर ये प्रोफेशन इनका कुछ है ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, या इनकम टैक्स भरते ही नहीं है, नील भरते हैं, इट मींस नेक्स्ट ईयर की तो ये है ही नहीं। मतलब 20-22 लाख रुपए बच्चे का खर्चा है, उधर से देखा जाए मम्मी हाउसवाइफ है, पापा की आईटीआर है 3 लाख की, तो वो भैया 3 लाख रुपए कमाने वाला नेक्स्ट ईयर के 20-22 लाख रुपए कैसे खर्च सकता है? तो यहाँ पे एनुअल इनकम की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मोदी जी का भी साथ दो, और यही चीज एम्बेसी मांग रही है कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या तो आपकी फैमिली मेंबर जो भी हैं, उन सबके पैन कार्ड होने चाहिए, और पैन कार्ड होगा तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। पैन कार्ड के हिसाब से फिर वो जो उनका प्रोफेशन है, जो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी भाई बहन, और या खुद आप, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हो, उससे रिलेटेड आपको आईटीआर भरनी होगी। तो मीन्स लाइक एक बच्चे की जब फाइल लगती है, मम्मी की भी आईटीआर है, कोई प्रोफेशन कर रही है, कोई बिजनेस है उसका, लाइक चाहे उसका कोई कपड़े का बिजनेस है या उसका ब्यूटी पार्लर है, कुछ भी इस टाइप से है, पापा का भी बिजनेस है या गवर्नमेंट जॉब है, और उधर से वो एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट भी आ गया, दादा पेंशनर है, भाई बहन जो है वो पिटिशंस देते हैं तो उनकी भी आईटीआर है। तो एम्बेसी कहेगी ओके मम्मी भी कमा रही है, पापा भी कमा रहे हैं, दादा भी कमा रहे हैं, भाई बहन भी कमा रहे हैं, इट मींस यू आर फाइनेंशियल साउंड। तो ऐसे बच्चों का वीजा लगता है। तो ये है एनुअल इनकम का मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है आपके रिसर्च, आपने रिसर्च कितने किए हैं। एम्बेसी आज की डेट में एम्बेसी को पता लग जाता है कि अगर एजेंट्स ने एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाई है तो एम्बेसी को ऑटोमेटिक पता लग जाता है। आपने खुद रिसर्च किए हैं, रिसर्च करके खुद एसओपी लिखी है, तो कल ने इंटरव्यू आता है तो एम्बेसी को आप बता सकते हो। और अगर एम्बेसी इंटरव्यू लेती है और आप बता पाओगे तो आपका वीजा लगेगा, आप बता ही नहीं पाओगे तो कैसे वीजा आएगा। और 90% केसेस में हमने यही देखा कि एजेंट स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स कुछ करता नहीं, एजेंट्स एसओपी बनाते हैं। कल ने फिर अगर इंटरव्यू आता है तो पता लगा कि रिफ्यूजल आ गई, रीजंस क्योंकि बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स को रिसर्च करने होंगे, आपके पास 3-4 महीने का पूरा टाइम होता है जिसमें आप आइल्स कर रहे हो, ऑफर लेटर मंगवा रहे हो, तो उस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरा पढ़ो, पूरे नोट्स बनाओ, पूरी वेबसाइट लिखो कि आपने सिडनी के बारे में ये पढ़ा और पूरे ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये पढ़ा, मेलबर्न के बारे में ये पढ़ा, पूरा आपके पास रिसर्च उससे रिलेटेड होने चाहिए। और जिस लिंक पे गए तो वो चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, इस लिंक से आपको ये चीज़ मिली है जी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है, कौन कौन सा कॉलेजेस कहाँ पे है, वो किस टाइप के कोर्सेज दे रहे हैं, वो आप रिसर्च करोगे, वो लिखो। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई आपका सेम कोर्स इंडिया में तो अवेलेबल है, आप एमबीए इंडिया से क्यों नहीं करते, जो आपके 5 लाख या 7 लाख में हो जाएगी, वहाँ पे 20 लाख रुपए क्यों लगाने जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करती है। तो बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो तभी एक्सप्लेन कर पाएगा जब बच्चे ने रिसर्च कर रखे होंगे, जस्टिफाई करेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई दूसरे और भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए, आप वहाँ से क्यों नहीं करना चाहते। और बात आती है कि आपने इस जो एमबीए या जो भी बैचलर्स या मास्टर्स बच्चा करने जा रहा है उसमें कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, क्या पढ़ोगे, तो वो भी बच्चों को पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट चीज जो आती है कि भाई ये जो कोर्स आप करने जा रहे हो, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका आउटकम क्या हुआ है, किस टाइप की स्किल्स बच्चे में आएंगी, वो स्किल्स एम्बेसी को बतानी होती है कि भाई ये मैं मास्टर्स करूंगा या बैचलर्स करूंगा, इसको करने के बाद मेरे पास ये स्किल्स होंगी, इस स्किल्स के बिहाफ पे मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब इस लेवल पे पा सकता हूं। तो वो सिर्फ रिसर्च से ही आएगा, किसी एजेंट्स के लिखने से नहीं आएगा। और आपका करियर प्लान क्या है, ये चीजें एसओपी में आती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, जो आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी। लेकिन इस फील्ड की ट्रेजेडी ये है कि स्टूडेंट रिसर्च नहीं करते, कंसल्टेंट एजेंट्स पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण रिफ्यूजल आती है। नेक्स्ट चीज, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, लाइक आपने पहले किसी और कंट्री में अप्लाई तो नहीं किया है, रिफ्यूजल तो नहीं है यहाँ कोई आपका, कोई इंडिया में कोई ऐसा तो नहीं कि इंडिया में आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री,
आपकी इंटेंशन कि भाई एम्बेसी भाप लेती है, बच्चे की इंटेंशन क्या है। ये जो स्टूडेंट वीजा का फेस बच्चा लगा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पीआर लेने के लिए जा रहा हो। क्लियरली बच्चे को एक एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका टारगेट सिर्फ पढ़ाई 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 है, मेरा टारगेट पीआर नहीं है। अगर एम्बेसी को लगता है कि आपकी इंटेंशन पीआर की है, अगेन आपका रिफ्यूजल आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बिहाफ पे एम्बेसी बच्चे को वीजा देती है ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।